हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम आपके सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने कोल्ड वार स्टार्ट कर दिया था, जिसमें दो शब्दों पर जोर दिया जा रहा था, साम्यवाद व पूंजीवाद। उसमें हमने पूंजीवाद को समझ लिया था। आज हम साम्यवाद के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक बार पूंजीवाद को रिपीट कर देती हूँ। पूंजीवाद में क्या देखा था हमने कि जो उत्पादन के साधन हैं उन पर किसका नियंत्रण होता है? प्राइवेट हैंड्स का, कुछ लोगों का नियंत्रण होता है। और वो आदमी के बारे में क्या मानते हैं कि आदमी को जन्म से ही कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं, कुछ ऐसे नेचुरल राइट्स मिले हैं जो कोई भी अथॉरिटी छीन नहीं सकती, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी ऐसा ही राइट है। आदमी अपने धन का संचय कर सकता है, उसको मनमाने तरीके से यूज़ कर सकता है। जो भी उसने टैलेंट के बल पर धन कमाया है वो उसका मनमाने तरीके से यूज़ कर सकता है, कोई अथॉरिटी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और आदमी के बारे में उनके क्या विचार थे कि आदमी एक रेशनल इंसान के पास विवेक होता है, बुद्धि होती है, तो वो उससे अपने डिसीजंस ले सकता है, और वो जो डिसीजंस वो लेगा अपने विवेक और बुद्धि के बल पर, वो उसके और समाज के हित में होंगे। ये मानते हैं कैपिटलिस्ट, ये मानते थे कि समाज है वो आदमी से प्रायर नहीं है, आदमी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय समाज के। समाज महज व्यक्तियों के योग से बनता है। जो व्यक्ति अपने टैलेंट और अपने कैपेबिलिटी के बल पर कमाता है उसका समाज में कोई लेना देना, समाज से उसको लेना देना नहीं होता। वो समाज के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। इस धारणा को उन्होंने नाम दिया है एटोमिस्टिक मैन। एटोमिस्टिक मैन मतलब कि मैन को ज़रूरत नहीं है समाज की, वह अकेला भी सर्वाइव कर सकता है अपने टैलेंट के बल पर। जो टैलेंटेड होगा वो सर्वाइव कर लेगा। और हर आदमी रैशनल होता है, उसके पास अपना विवेक, अपनी बुद्धि होती है। स्टेट के बारे में इनके क्या कॉन्सेप्ट थी कि स्टेट को अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। इकोनॉमिक जो एरियाज़ हैं, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेड है, व्यापार है, उसमें स्टेट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तियों को फ्री छोड़ देना चाहिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। अपन ने देखा था, तो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी उसमें डिमांड और सप्लाई के आधार पर अपने आप प्राइसेस डिसाइड हो जाएंगी, और एक ये फेयर समाज की यहाँ पर स्थापना होगी। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। वो सब हमने देखा था। तो उन्होंने कहा स्टेट है वो एक नेसेसरी ईविल है। नेसेसरी ईविल है मतलब ज़रूरी भी है और ईविल भी है। ज़रूरी इसलिए है स्टेट को कुछ ऐसे फंक्शंस करने होते हैं, जैसे व्यक्तियों की रक्षा करना, जो कॉन्ट्रैक्ट्स व्यक्तियों ने साइन किए हैं व्यापार करने के लिए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन करना, देखना कि उसमें किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोई किसी को हानि ना पहुंचाए, और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। तो स्टेट को ये मिनिमल काम करने होते हैं, और अपने आप को स्टेट को इन्हीं कम से कम कामों तक सीमित रखना चाहिए, और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया जाना चाहिए। तो ये पूंजीवाद था। फिर हमने इसमें देखा था कि इसकी कुछ कमियां भी थी। इसमें क्या हो रहा था, पोल्यूशन बढ़ गया था, सिटीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट हो रही थी इंडस्ट्रीज़, तो जो वर्कर्स थे वो और पुअर होते जा रहे थे, क्योंकि रिच थे वो मनमाना उनको दाम देते थे, उसको उन पर काम करना पड़ता था, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड था वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था, हेल्थ कंडीशंस इम्प्रूव नहीं हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनका। तो एक नई विचारधारा ने जन्म लिया जो थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो है सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी समाजवाद, और उसी की उन्नत अवधारणा है साम्यवाद। साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स की कॉन्सेप्ट है। तो समाजवादी क्या मानते हैं, ये फ्रीडम की बजाय लोगों की इक्वलिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कि लोग आपस में समान हैं, उनको निर्धन और जो धनी है उनका भेद मिटाया जाना चाहिए। सोशलिज्म ये कहते हैं कि जो उत्पादन के साधन हैं उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, राज्य ही उनका वितरण करे। तो किसी भी चीज़ पर राज्य का नियंत्रण होता है उसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण। दो वर्ड्स हम जनरली देखते होंगे, राष्ट्रीयकरण व निजीकरण। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, या फिर मीडिया सर्विस है, या इंश्योरेंस है, बैंक्स हैं, तो अगर हमने इनको राज्य के हाथों में सौंप दिया, राज्य ने अपने हाथों में ले लिया इनको, तो ये क्या होता है? उनका राष्ट्रीयकरण। और राज्य के हाथों से निकल कर अगर उनको कुछ लोगों के हाथों में आ जाते हैं तो उनका क्या होता है? निजीकरण। मतलब किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, किसी प्राइवेट फर्म को दे दिया, किसी आदमी को दे दिया, तो ये क्या है? उस संसाधनों का निजीकरण हो गया। और राष्ट्रीयकरण मतलब राज्य के नियंत्रण में वो चीज़ है।
तो इन सोशलिज्म ने डिमांड की जो मेजर सर्विसेज हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए, बैंक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, मीडिया है, और काफ़ी सर्विसेज हैं, तो ये सारी क्या होनी चाहिए, राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। तो समाजवाद है वो निजी संपत्ति का विरोध करता है और संपत्ति या उत्पादन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण या फिर राष्ट्रीयकरण की बात करता है। ठीक है, ये समाजवाद है, ये समानता पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की बात करता है, जहाँ पर धनी और निर्धन में कोई भेद नहीं होगा। अब ह्यूमन के बारे में क्या मानते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो आदमी होता है ये सोशल होता है नेचर से। मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो जब तक वो सोशल सिस्टम में नहीं रहेगा, वो अपने आप की जो ट्रू कैपेबिलिटीज़ है, अपना ट्रू नेचर है, वो नहीं पहचान सकता। ठीक है, आदमी के बारे में इनके ये विचार हैं कि कोई भी आदमी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, जबकि कैपिटलिस्ट क्या मानते थे कि आदमी है वो अकेला बिना सोसाइटी के भी सर्वाइव कर सकता है। सोसाइटी के बारे में ये लोग क्या मानते हैं, सोशलिस्ट या फिर समाजवादी, ये मानते हैं कि सोसाइटी है वो प्रायर है मैन से, जबकि कैपिटलिस्ट क्या मानते थे कि मैन इज़ प्रायर टू सोसाइटी। समाजवादी कहते हैं कि सोसाइटी है वो मैन से पहले आती है और सोसाइटी और आदमी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता। आदमी बिना सोसाइटी के सर्वाइव नहीं कर सकता। आदमी जो कुछ भी प्राप्त करता है अपने जीवन में, उसमें सोसाइटी का योगदान भी होता है। तो अब सोसाइटी और आदमी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के अगेंस्ट व्यक्ति को राइट्स मिलें। जबकि कैपिटलिस्ट क्या कहते थे कि व्यक्ति के कुछ नेचुरल अधिकार होते हैं राज्य के अगेंस्ट, जिनसे राज्य उनसे नहीं छीन सकता। ठीक है, तो अब ये मानते हैं कि मैन को सिर्फ इतना राइट होना चाहिए कि वो अपने जीवन की रक्षा कर सके। और लिबरल्स मानते थे, या कैपिटलिस्ट कह लो, वो मानते थे कि मैन शुड हैव राइट्स टू प्रोटेक्ट हिज फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। और अब राज्य के बारे में इनके विचार देख लेते हैं। अब राज्य के बारे में क्या कहते हैं, अब समाजवाद और साम्यवाद में एक डिफरेंस है। आगे हम साम्यवाद पढ़ेंगे। तो समाजवाद कहता है कि राज्य ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, जो उत्पादन के साधन है वो राज्य के नियंत्रण में होने चाहिए, उनका वितरण भी राज्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो राज्य ज़रूरी है ताकि वो जो निर्धन हैं और जो धनी हैं उनके वर्ग के विभेद को मिटा सके अपने नियंत्रण में लेकर। यहीं से तो वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट आती है। वेलफेयर स्टेट मतलब स्टेट इंटरफेयर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ताकि जो समाज के भेद है वो मिट सके। तो समाजवाद ये कहता है। जबकि साम्यवाद में हम देखेंगे, साम्यवाद कहता है कि राज्य है उसका विलोप यानी उसका अंत हो जाना चाहिए। किसका? राज्य का। राज्य ज़रूरी नहीं है, राज्य एक बुरी संस्था है, इसका अंत हो जाना चाहिए। ये हम साम्यवाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब ये समाजवाद था। मेनली समाजवाद क्या है, हमने देखा था कैपिटलिज्म में फ्रीडम पर फोकस कर दिया जाता था कि फ्री मार्केट होना चाहिए, लोगों को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, वो कैसे कमाएं, कैसे क्या इकोनॉमिक ट्रेड करें, वो उन पर डिपेंड करता है। और जबकि समाजवाद है वो इक्वलिटी यानी समानता पर फोकस करता है कि फ्रीडम की बजाय समानता पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और आदमी के पास इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए। इकोनॉमिक राइट्स जैसे काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाना खाने का अधिकार। ठीक है, ये राइट्स आदमी के पास होने चाहिए। और अब ये कहते हैं कि आदमी के पास सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, या सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ का मतलब क्या है कि धन की बहुत ज़्यादा असमानता ना हो, धन की जितनी हम कर सकते हैं उतनी समानता समाज में हो, धनी और निर्धन का भेद बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। और सोशल मतलब कि वही है कि आप सामाजिक ओहदे में किसी को बहुत ज़्यादा बड़ा ना माने। तो ये इक्वलिटीज़ हैं, ये समाजवादी कहते हैं कि राज्य में स्थापित होनी चाहिए। जबकि जो लिबरल्स हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि राज्य के समक्ष सभी समान हैं, कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून सबको इक्वल ट्रीट करेगा, चाहे वह निर्धन हो, कोई नेता हो, कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो। वो सिर्फ इस इक्वलिटी की बात करते हैं। जबकि ये कहते हैं कि ये जो इक्वलिटी है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये सिर्फ एक फॉर्मल इक्वलिटी है, इससे धनी और निर्धन का भेद तो ख़त्म होता ही नहीं। तो ये कहते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी है वही असली इक्वलिटी है।
हमें इसका जो वर्ग विभेद है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो ये था समाजवाद। हमने देखा कि पूंजीवाद में क्या होता है, उत्पादन के जो साधन होता है उनका नियंत्रण होता है, उनका बंटवारा है वो निजी हाथों में केंद्रित होता है, जबकि समाजवाद ये कहता है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य के अंडर होना चाहिए और मैन है वो सोसाइटी के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साम्यवाद के बारे में। साम्यवाद क्या है, क्रांतिकारी रूप है समाजवाद का, यानी एक अगला स्टेज है, एक अगली उन्नत अवधारणा है। समाजवाद क्या कहता है कि राज्य जरूरी है वर्ग विभेद को ख़त्म करने के लिए, जबकि साम्यवाद मानता है कि जो राज्य है वो धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, धनी वर्ग के हाथों की कठपुतली है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो धनी है वही राज्य को चलाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही राज्य काम करता है, इसलिए राज्य का विलोप यानी राज्य का अंत हो जाना चाहिए। यानी साम्यवाद एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होगा, उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा, वर्ग विभेद मिट जाएगा, सारी पुरानी संस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, यहाँ तक कि राज्य भी लुप्त हो जाएगा, सारे व्यक्ति मिलजुल कर रहेंगे, मिल बांट कर खाएंगे और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पूंजीवाद है वो उसमें क्या होता है, धनी और निर्धन का बहुत ज़्यादा गैप होता है और राज्य होता है वो धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, धनी वर्ग के हाथों की कठपुतली बनकर रहता है, इसलिए राज्य का विलोप ज़रूरी है, तभी समाज में वर्ग विभेद है। वर्ग विभेद का मतलब क्या है, धनी और निर्धन ये दो वर्ग मानते थे, इनका आपस का जो डिवाइड है, जो गैप है वो ख़त्म होना चाहिए, तो वो तभी ख़त्म होगा जब राज्य का अंत हो जाएगा। तो राज्य का अंत हो जाएगा, उसके बाद ये दो क्लासेस हैं इनका भी अंत हो जाएगा, सारे वर्ग विभेद मिट जाएंगे, सारी संस्थाएं जो पुरानी थी वो भी ढह जाएंगी, सारे व्यक्ति मिलजुल कर रहेंगे। तो इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होगा, लोगों के पास। अंतर समझ में आ रहा है। लिबरल्स कहते हैं उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होना चाहिए, समाजवाद कहता है उनका स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, जबकि साम्यवाद ये मानता है कि उसका स्वामित्व है वो लोगों के हाथ में होना चाहिए। आपस में मिलजुल कर वो काम करेंगे, मिलजुल कर खाएंगे और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, मतलब जितना वो कर सकता है, उसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा और जितनी उसकी ज़रूरत है, जैसे आज मुझे 2 रोटी की ज़रूरत है तो 2 रोटी जितना उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा समाज स्थापित होगा जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता यानी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतना काम करेगा और हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार प्राप्त करेगा, जबकि समाजवाद कहता है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त करेगा और जितना उसने कार्य किया है उसके अनुपात में उसको सही पैसा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है साम्यवाद और समाजवाद का डिफरेंस। समाजवाद में क्या कहते हैं कि क्षमता के अनुसार काम करेगा और जितना उसने कार्य किया है उतना उसको मिल जाएगा। ठीक है, और ये मतलब ये है कि उसका पैसा छीना नहीं जाएगा, जितना कार्य किया है उतना उसको मिल जाएगा, जबकि पूंजीवाद में क्या होता था कि व्यक्ति से कार्य अधिक करवाया जाता था और पैसा उसको कम दिया जाता था, क्योंकि सब कुछ निजी हाथों में होता था। तो अब साम्यवाद क्या कहता है कि क्षमता के अनुसार काम करेगा, लेकिन ज़रूरत के अनुसार, अगर उसको ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा मिलेगा, कम की ज़रूरत है तो उसको कम में काम चल जाएगा उसका। तो ये डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, अब हम साम्यवाद के 2 रूप देखते हैं, 2 आयाम होते हैं, एक सैद्धांतिक एक व्यवहारिक। सैद्धांतिक साम्यवाद कार्ल मार्क्स जो हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वहाँ से प्रारंभ होता है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के जो आर्टिकल्स थे उसमें हम देखते हैं वो मार्क्सवाद के बारे में बात करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि राज्य का अंत हो जाएगा, साम्यवाद की स्थापना होगी। वो हम डिटेल में मार्क्सवाद में पढ़ेंगे, जिसमें ये कहा कि 2 वर्ग होते हैं समाज में, बुजुर्गा वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग मतलब जो धनी लोग होते हैं, सर्वहारा मतलब जो वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं। ये 2 वर्ग होते हैं समाज में। तो ये कहते हैं कि बुजुर्गा वर्ग की समाप्ति ज़रूरी है, ये तभी होगी जब राज्य समाप्त हो जाएगा। तो ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स के आर्टिकल्स में हम देखते हैं, जिसको मार्क्सवाद भी कहा जाता है। तो साम्यवाद का जो सैद्धांतिक प्रारंभ है वो मार्क्स और एंगल्स ने किया, उसको व्यवहार में लाने का काम किसने किया, लेनिन ने। लेनिन ने 1919 में रशिया में इसे लागू किया था, किसको, साम्यवाद को। उसके बाद ट्राट्स्की, स्टोलिन, ख्रुश्चेव, चाइना में माओ, इन्होंने भी साम्यवाद को लाने का प्रयास किया था।
मार्क्स कहते थे कि राज्य का विलोप हो जाएगा, जबकि ये जो साम्यवादी थे, व्यवहारिक जिन्होंने रूप दिया था साम्यवाद को, ये कहते थे कि राज्य की जगह जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये क्या होगी, उसका स्थान लेगी और ये सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करेगी। जबकि मार्क्स ने ऐसे कोई पार्टी की बात नहीं की थी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं की थी कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी आएगी। उन्होंने कहा था जो वर्कर्स हैं वही रूल करेंगे, उनका ही राज होगा। जबकि इन्होंने क्या कहा, वर्कर्स का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, सर्वाधिकारवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, सर्वहारा वर्ग की पार्टी। तो ये किसकी कॉन्सेप्ट थी, लेनिन और ख्रुश्चेव, ट्राट्स्की, इन्होंने सबने ये कॉन्सेप्ट ला दी इसमें। और दोनों ही मानते थे कि राज्य का विलोप ज़रूरी है, लेकिन लेनिन ने व्यवहार में जब लागू किया तो राज्य बना रहा और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका आधिपत्य वहाँ पर रशिया में इस्टेब्लिश हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी में जो लेनिन कहते थे वही वहाँ पर लागू हो जाता था। तो एक तरह से लेनिन की तानाशाही हो गई थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि एक दिन वो वहाँ पर खुद ही क्रांति हो जाएगी, जबकि लेनिन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्रांति अपने आप नहीं हो रही है, तो परिस्थिति के अनुसार हमें क्रांति के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। अब मार्क्स ने क्या कहा था, अब हम देख लेते हैं कि मार्क्स ने क्या कहा था। मैंने कहा ना अभी, मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद में खुद में ऐसे तत्व छुपे हुए हैं कि एक दिन क्रांति खुद ही हो जाएगी। तो मार्क्स ने क्या कहा कि कैपिटलिज्म है वो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस है, एक दिन वो डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो प्रॉफिट पे रन करता है, मतलब जहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है, जो हमने कैपिटलिज्म में देखा था, ठीक है। तो अब कैपिटलिज्म में ये सब मार्क्स की धारणा पढ़ रहे हैं कि मार्क्स ने कैपिटलिज्म के बारे में क्या कहा था। तो इन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म को प्रॉफिट पर चलना ही होगा ताकि वो बना रहे, ठीक है। अब कैपिटलिज्म है वो ना वर्कर्स के लिए अच्छा है ना कैपिटलिस्ट क्लास के लिए अच्छा है, जबकि ये ज़्यादा पेनफुल वर्कर्स के लिए है, ठीक है। अब क्या है, इनको प्रॉफिट पे रन करना है, अपना जो स्टेट है वो प्रॉफिट पे रन होगा, तो इनको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे प्रॉफिट को बचाए रखने के लिए। अब प्रॉफिट कैसे होगा, जब ये जो वर्कर्स हैं उनको कम से कम तनख्वाह देंगे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो लागत है वो कम से कम होगी और जो बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अब प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, वर्कर्स के जो पैसे हैं वो कम से कम कर देंगे। तो अब वर्कर्स को ऑलरेडी भाई उनका जो वेज है वो कम है, ऑलरेडी वो पुअर कंडीशन में है, अमीर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो कैपिटलिज्म में जो ट्रेड्स, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, बुजुर्ग क्लास, वो वर्कर्स को सिर्फ इतना पैसा देगी कि वो अगले दिन काम पर लौट सके, इतना नहीं कि वो धन का संचय कर ले और काम पर लौटने की उसकी लिबर्टी ख़त्म हो जाए। आ रही है बात समझ में। इन्होंने कहा मार्क्स ने कि कैपिटलिज्म एक ऐसी, पूंजीवाद एक ऐसी सोसाइटी है जो सिर्फ प्रॉफिट पर रन करती है, जहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। तो जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट चाहेंगे उतना वो जो वेजेस हैं वर्कर्स की उनको लो करते जाएंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ऑलरेडी उनके वेजेस लो हैं, ऑलरेडी उनको कम दिया जा रहा है, तो वो उसको और कम कर देंगे। तो क्या होगा, वर्कर्स के लिए और दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब कैपिटलिस्ट हैं, उनको जो जैसे दो कंपनीज़ हैं, उनको दोनों कंपनी पेन का निर्माण कर रही हैं, तो उनको आपस में कंपटीशन करना पड़ेगा। मान लो एक कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली पेन बनाने के लिए, अच्छा पेन का उत्पादन हो रहा है, तो दूसरे को भी क्या करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, तो आपस में कंपटीशन होगा। तो धीरे धीरे कंपटीशन होते होते क्या होगा, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट होने लग जाएंगे कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगी उनको ख़रीदने के लिए, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट्स फ्लडेड हो जाएंगे सोसाइटी में कि वह बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लेकिन लोग उनको ख़रीद नहीं पा रहे हैं। अब आपस में कंपटीशन होगा, जो स्मॉल जो कंपनीज़ को, अभी नई नई कंपनीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जो छोटे उद्योग धंधे वाले लोग हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे बड़े उद्योग धंधे वाले लोगों से। तो जो छोटे उद्योग धंधे वाले जो लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, फ़िलहाल क्या है वो आज के दिन कैपिटलिस्ट क्लास, लेकिन उनका उद्योग धंधा, छोटे उद्योग धंधे हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो वो भी क्या होंगे, वर्कर्स में शामिल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो वो भी क्या करेंगे, फिर वर्कर्स बनने पे मजबूर हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में। यानी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वही टिक पाएंगी क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे संसाधन हैं, अच्छी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, उनका नाम हो गया। तो जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो उनके उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, तो वो भी वर्कर्स की जो कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सोशल इम्बैलेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एक तरफ तो क्या होगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी,
एक्सट्रीम गरीबी होगी और कठिनाइयाँ होंगी, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम वेल्थ होगी। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी है वो दो भागों में बँट जाएगी। अभी तक आई बात समझ में कि कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उसको प्रॉफिट पे रन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, यानी वर्कर्स को कम से कम पैसा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ऑलरेडी वर्कर्स के पास कम पैसा है, और जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा होने लग जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं, तो जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो भी फेल हो जाते हैं और वर्कर्स की श्रेणी में आ जाते हैं। तो क्या होगा, सोसाइटी है वो इम्बेलेंस हो जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएगी। एक तो स्मॉल सेक्शन होगा किसका, रिच का, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग धंधे ही सर्वाइव कर पाएंगे, और एक लार्ज सेक्शन बहुत सारे लोग होंगे, वो क्या होंगे, वर्कर्स। ठीक है, मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, अब क्योंकि क्या होगा कि रेवोल्यूशन क्यों होगा, जो वर्कर्स है ना उनके अंदर अपने आप एक ऐसा कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि वो जानेंगे कि हमारा तो बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रेवोल्यूशन हो अपने आप हो जाएगा। इतने ज़्यादा एक्सट्रीम डिवीज़न हो जाएंगे, स्मॉल सा सेक्शन रहेगा बहुत रिच का और बहुत ज़्यादा वर्कर्स हो जाएंगे, तो उनके अंदर अपने आप ऐसा डेवलप हो जाएगा कि उनको अपने आप को बचाना है, अपने आप को उनको अच्छी जगह पोजीशन पे लेके जाना है, तो रेवोल्यूशन यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये कहा था मार्क्स ने कि कैपिटलिज्म में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो फिर खुद में ही वो क्रांति के बीज बोता है, और कुछ टाइम बाद में वहाँ पर क्रांति होनी आवश्यक हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा साम्यवाद। तो अब कोल्ड वार को समझने के लिए साम्यवाद समझना ज़रूरी था। तो साम्यवाद 1919 में किसने लागू किया था? सबसे पहले लेनिन ने रशिया में, बाद में चीन में माओ ने भी लागू किया था। सैद्धांतिक रूप से साम्यवाद किसने दिया था? कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। और व्यवहारिक रूप में लागू किसने किया उसको? लेनिन ने सबसे पहले। ठीक है, सर्वहारा जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ का आधिपत्य हो गया था वहाँ पर, और इन्होंने कहा रिवोल्यूशन ही ज़रूरी है। तो अब हम अगले चैप्टर में कोल्ड वार स्टार्ट करेंगे।